चलती रहती है और सारे क्वेश्चन रिलेटेड जो होते हैं ज़्यादातर इसी पे चलते हैं। अब आप शुरू करेंगे उससे पहले आप परमात्मा की याद में 1 मिनट बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे हमारा ये समय 1 मिनट है वो पूरी तरह से एकाग्रता में श्वासों पे टिका हुआ हो, जिसमें से हमें 5 श्वास लेने हैं, लंबे गहरे, धीरे-धीरे लेने, धीरे-धीरे छोड़ने, पूरा फोकस श्वासों पे रहना है। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। जी, जी, जी। ओके, नाउ स्टार्ट। दे रही है जी, दे रही है। ओके। ओके, सभी का पुनः स्वागत करते हुए आज के विशेष सत्र का आरंभ करते हैं। हमारे साथ जुड़ने वालों में से सोनिया जी के अलावा गोयल साहब और काशवती जी, गरिमा इस केस को डील कर रही है पूरे। कोई गरिमा जी रेडी हैं? पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है? मोनिता जी भी हैं, बाकी मेंबर और जुड़ जाएंगे। हम चाहेंगे कि भी जो पहले 8 तक जो आप लोगों ने चर्चा की हुई है, इन सब का कुछ प्रश्न मन में आए हों, तो हम चाहेंगे कि उस पर कोई 2-3 मिनट के लिए मैं आपको दे देना चाहता हूँ, फिर हम 9वें 10वें भाव में बात करेंगे। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो पहले से लेकर के 8 भावों तक। सर एक क्वेश्चन बताओ, हम्म, आंसर बताओ सर। जैसे आप एक एक करके ग्रह बता रहे हो कि राशियां अगर तीन 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 दो दो एक साथ राशियां एक ही भाव में हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। किसी भी भाव में राशि एक ही होती है, ग्रह 2-3 हो सकते हैं, 4 ग्रह 5 6। ग्रह हाँ, वो ग्रह जैसे 3 बैठे हैं एक साथ ही, हाँ हाँ। मंगल भी बुध भी, तब हम्म। क्या उसका असर होता है? उस भाव से जो चीज हमें प्राप्त होने वाली होती है, उस भाव को प्राप्त कराने में 3 या 4 ग्रह जितने बैठे हैं वो सारे के सारे एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, एक एजेंट का काम करते हैं, एक माध्यम का काम करते हैं, एक सिग्निफिकेटर का काम करते हैं कि इनके दशाएं जब जीवन में चलेंगी तो यहीं से हमें जो प्राप्त होने वाला यहाँ से मिलेगा। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, ठीक है। यानी आपको किसी मान लो जॉब कब लगना है, या मैरिज कब होनी है, या आगे संतान कब प्राप्त होगी, या गाड़ी कब खरीदनी है, या क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी जीवन में मकान कब बनेगा। तो ये क्वेश्चन तो है ना इम्पोर्टेंट। मकान गाड़ी का 4थे भाव में आ गया, संतान प्राप्ति का 5वें भाव में आ गया, और कैरियर में प्रमोशन वगैरह का 10वां भाव आ गया। तो बताऊंगा अभी नौकरी कब लगेगी, 6ठा भाव आ गया, और शादी कब होगी, 7वां भाव आ गया, है ना। तो ये वहां से इनका लाभ लेने के लिए वहां जितने प्लैनेट्स बैठे हुए होंगे, साथ में जिनकी दशाएं चल रही होंगी, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ ट्रांजिट वर्तमान में कौन सी पोजीशन में ग्रह चल रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर के जब हम अपने मंथन करेंगे तो परिणाम स्वतः नजर आना शुरू हो जाएगा। अभ्यास से सारा कुछ होगा, किताबों में या पढ़ने सुनने से जितना भी समझ में आ पा रहा है, इसके साथ अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। आप को छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, ज्योतिष सीखते सीखते ही बहुत से कई कुछ आपकी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर आप सबने ऑपरेट कर रखा है। ज्योतिष सीखने का 8वां घर होता है, तो ये 8वां घर ऑपरेट कर रखा है। अब इसमें इंट्यूशनल पावर जिसकी जितनी ज़्यादा होगी,
वो उतना इसमें पारंगत होगा, उसकी वाणी उतने प्रकार से प्रभावित होगी ब्रह्मांड में जाकर के। उसके लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है। मेडिटेशन करते करते हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, तो फिर जब हम किसी भाव को देखते हैं तो हमारे अंतःकरण में जो बात आ रही होती है, वो अंतःकरण की जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे लिए एक प्रकार से गाइडेंस के तौर पे होता है। क्योंकि परमात्मा हमसे क्या बुलवाना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी वाणी, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो कैसे बोल पाएंगे हम। ईश्वरी भाषा है ना ये, इसको जितना हो सके ईमानदारी के साथ में, जितना हो सके निष्पक्ष होकर के, जितना हो सके बेनिफिशियल पॉजिटिविटी के साथ में बताना होता है। नेगेटिव शब्दों का चयन, नेगेटिव शब्दों को बताना भी थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। मान लो किसी की मृत्यु नज़दीक हुई पड़ी है, मान लो अगले सप्ताह या 10 दिन में होने वाली है, या अगले 1.5-2 महीने के अंदर होने वाली है। अब क्वेश्चन आते हैं कि कब तक और जीवन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि भी आपका जीवन लंबा है, घबराने की बात नहीं है, परंतु वर्तमान जो स्थिति चल रही है वो विचारणीय है। इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको भी आप जितना सेवा भाव से इनका काम करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसमें पता है ये 1.5-2 महीने में चले जाएँगे, और तो अगर ये बोल देंगे तो जाने वाले 1.5 महीने में, 2 महीने में, तो न जाते हुए पहले परेशान और हो जाएँगे वो। थोड़ा-सा इसमें पॉजिटिविटी अगले को बूस्टिंग करनी होती है। अगले को वैसे ही परेशान है वो, तो उसको डिप्रेस करना गलत हो जाता है। मेरा मेरा मत ये है। भी हम स्पष्ट भी बोलें, हाँ, और इतना भी ना बोलें कि वो स्पष्टता से अगले को परेशानी खड़ी हो जाए। एक सीमा से ज़्यादा स्पष्ट बोलना भी नुकसानदेह हो जाता है वो। तो वो आदमी उसको लेके बैठ जाएगा, उसी में चिंतन करता रहेगा, मेरा ये मेरा करता रहेगा, तो वो चिंतन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चला जाएगा, और रिपीटेडली चिंतन किया जाएगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो घटना पहले घट जाएगी। क्योंकि हमारे पास ताकत भरपूर है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पे पूरा असर जाता है, जो हम बोलते हैं वो वाणी बाहर निकलती है, उसका असर पड़ता है, जो हम सोचते हैं उसका असर पड़ता है। यानी वी आर जनरेटर एंड वी आर क्रिएटर, ये भूलना नहीं चाहिए। ये हमने पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, अध्यात्म के चैप्टर के द्वारा चर्चा चलती थी। तो हमारे शब्दों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। अपने बारे में बात करिए, लोगों के बारे में जैसे बात करिए। नौ ग्रह नौ रत्न पहन लेते हैं, है ना? हाँ, हाँ। जैसे आपने भी ग्रहों का बताया, 9 रत्न पहन लेते हैं ना अक्सर अंगूठियों में और ऐसे। तो उससे क्या होता है भाई, क्योंकि सभी एक दूसरे को काट नहीं लेते होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को एनहांस तो नहीं करते होंगे। मैं मोटे तौर पे तो बता दूं, अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो घटनाएं जो घटती हैं वो डेस्टाइन हैं, वो पहले से तय हैं, तभी घटेंगी। हम अपने आप को पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को एक प्रकार से आत्म संतुष्टि के लिए जितना अफोर्ड कर सकते हैं, उतना अगर ओरिजिनल रत्न पहनते हैं तो उसका असर 5-10%, 20% तक कई बार ज़्यादा भी होता है, हो सकता है। पर ये दावा नहीं है कि होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे कारण है ये। बताने का जो तरीका है, कौन सा रत्न पहले बताया जाए जो कि आपको फ़ायदे की बात हो, तो उसके लिए बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हर कोई रत्न नहीं पहन सकते आप। पहनने का मीनिंग निकलता है। जब आप जिस भी उँगली में धारण करते हैं, तो उस उँगली के नीचे जो ब्लड की वेन्स जारी होती हैं, जैसे मैंने इधर पहना, अभी उतार दी मैंने, यहाँ जो वेन्स जा रही हैं, इस उँगली में जा रही है, ये वेन्स का कनेक्शन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर है यहाँ पे। तो जब आपने रत्न पहना, तो रत्न पहनने के ओरिजिनल रत्न की बात कर रहा हूँ, आपने पहन लिया और पहनने के बाद में 43 डेज मिनिमम क्रॉस होने के बाद उस रत्न का जो कनेक्शन है पर्टिकुलरली वो एक प्रकार का रिसीवर है, पर्टिकुलर ग्रह की रश्मियों को लेने के लिए। सूर्य के वातावरण के क्रॉस करके जो रश्मियाँ आएंगी उसको वो रिसीव करेगा। रिसीव करके आपके पीछे जो ब्लड वेन्स हैं उनके ऊपर वो एक पॉइंट बनाएगा, और वो जो पॉइंट बनेगा वो जो रश्मियों का असर होगा गर्मी के तौर पे या जो भी, वो उस ब्लड के थ्रू पहुँचते हुए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा। यहाँ जाने के बाद में हमारी निर्णय शक्ति बदलेगी। जब हमारी निर्णय शक्ति अच्छी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, निर्णय अच्छे लेंगे तो परिणाम अच्छे ही आएंगे ना। तो रत्न पहनने का पर्पज जो मुझे समझ में आया साइंटिफिकली वो यही है। रत्न पहन लेने को डरा देते हैं, नीलम पहन देने से रातों रात ये हो जाएगा, खूनी नीलम ये होता है, ये सब बकवास होती है, कुछ नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता तो जौहरी के पास तो दुनिया भर के रत्न पड़े हैं, तो वो तो जौहरी नाचता रहता वैसे ही। जैसे कोई शराब की बोतल में शराब पड़ी है, जब तक उसको पिएगा नहीं तब तक उस पर असर कहाँ से होगा। तो शराबी तो
शराब की दुकान में कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं, इसी तरह रतन है, रतन बैटरियाँ पड़ी हुई हैं, बैटरी समझते हैं जब नई बैटरी लेके आते हैं तो 24 घंटे उसे चार्ज करना पड़ता है पहले, तो हमारी बॉडी की हीट से वो रतन चार्ज होता है, हमारी बॉडी की हीट से रतन चार्ज होता है, 43 डेज लगते हैं उसको चार्ज होने में, और उसके बाद वो अपना एक्शन शुरू करता है। जैसे चंद्रयान भेजा हमें चंद्रमा में, तो पहले इतने दिन लगे उसको तैयार करने के लिए, तो वैसा ही कुछ प्रिपरेटरी वर्क होता है जो समझना जरूरी है। पहनते कुछ भी नहीं होने वाला, वह वहम भी नहीं डालना चाहिए और ना ही कोई उम्मीदें लगानी चाहिए। पहनने के बाद 43 डेज के बाद वो अपना असर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आपके निर्णयों में क्लैरिटी आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई है मोनत जी आपको? जी 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 जी। रतन कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आप पहनेंगे, पहनने का मीनिंग है शरीर में कुछ भी धारण करते हैं, सोना चांदी, रंगों का धागे वगैरह, इनका थोड़ा 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 असर कहीं ना कहीं हमें पड़ता है, परंतु इसकी बेस से हम कुछ अपनी आवश्यकताओं को या अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेंगे, मैं इसमें नहीं मानता। इसमें क्योंकि डेस्टिनी में अगर लिखा है तो स्वतः ही वो घटना उस पर्टिकुलर डेज पे होगी, अपने आप आपके पास वैसे संजोग बन जाएंगे, वैसे वैसी व्यवस्था बन जाएगी, परमात्मा की सारी शक्तियां आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अलर्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस समय को खराब कर देंगे तो भी वो घटना तो घट जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस परिणाम के तौर पे इतना हो सकता है। तो रत्न पहनने से हमारी जो निर्णय की क्वालिटी है वो बदलती है, और उससे जो परिणाम आते हैं हम उस पर कह देते हैं रत्न पहनने से मेरे को ये हुआ। इसलिए रत्न पहनना कोई मैंडेटरी नहीं है, बताया इसलिए जाता है सेटिस्फेक्शन के तौर पे, या और भी इसी प्रकार के जो उपाय हैं वो सिर्फ खुद को मोटिवेट करने के संबंधित तक ही रह जाते हैं। इनका कोई गहरे में जा करके नहीं पहना तो ऐसा होगा और पहन लिया तो ऐसा होगा, कई बार किस्मत में नहीं होता आपको रत्न पहनना, तो वो कैसे करोगे आप? पहन लिया। रत्न तो नेचुरल महंगे होते हैं ना, ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, डुप्लीकेट मार्केट में 90-95% वही बिकते हैं, कोई 5-10% बंदा देता है तो महंगे बहुत होते हैं वो। तो महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि कम होते हैं, तो इसलिए वो आपको रत्नों के बारे में जब जानकारी थी तो बता दी मैंने। और कुछ मन में क्वेश्चन हो फिर आगे बढ़े, हम फिर शुरू करें। 7वां 9वां और 10वें भाव की चर्चा करनी मेरे को, अब मेंबर जुड़ गए हैं काफ़ी, तो मैं चाहता हूँ कि शुरू कर दिया जाए, या कोई बात है? जी सर, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 9वां भाव बोलते हैं। 9वां भाव को बोलते हैं, भाव कह दीजिए, घर बोल दीजिए, खाना बोल दीजिए, हाउस बोल दीजिए, इनका मीनिंग एक ही है। 9th पार्ट, यानी कि 0 डिग्री से हम चले थे, 360 डिग्री का कवर करना हमें, तो जिसमें से 180 डिग्री पे हमारा छठा पार्ट हो गया, 7वां 30 डिग्री और 8वां 30 डिग्री, 60 डिग्री और जुड़ेंगे, तो 240 डिग्री हमने कवर कर लिया है। अब 240 डिग्री के बाद का जो हिस्सा बनता है पूरे पटल का 30 डिग्री का, उसको 9th हाउस कहते हैं, और 10वां घर जो होता है वो 271 से लेकर के 300 डिग्री तक का जो पहुंचेंगे तो वो आपका 10th हाउस हो जाएगा। यानी ब्रह्मांड का जो पटल है, पटल पे से 30 डिग्री के हमने 12 सेगमेंट बनाए। इन 12 सेगमेंट में पीछे जो स्टार्स हैं जो रोशनी देते हैं, उनके सेगमेंट से हमें अपने जीवन के घटनाओं के बारे में प्राप्ति होती है एनालिसिस के तौर पे। तो पीछे जो स्टार्स हैं 241 से लेकर के और 270 तक डिग्री तक जितने भी प्लेनेट, जितने भी स्टार्स हैं, वो इस भाव के अंदर आते हैं, कंसिडरेशन में आते हैं। अब 9th हाउस को बोलते हैं भाग्य का भाव। भाग्य का मतलब प्रारब्ध का भाव, यानी ऐसा भाव जो इस जन्म में आपने कर्मों के माध्यम से इस भाव के द्वारा अपने कर्म करने हैं, तो क्या इस भाव से क्या डिनोट होता है वो हमें जानकारी लेनी है। 5वां भाव होता है पूर्व जन्म का, और ये होता है इस जन्म का, जिसमें हमें आगे इस भाव के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। परंतु इस भाव को बढ़ने से पहले जो इसके अंदर पोजीशन बनती है ग्रहों की, उसके आधार पर हमें प्राप्तियां होंगी। तो 9th हाउस से सबसे पहले क्या देखते हैं, शरीर के माध्यम से देखें शरीर का क्या पार्ट आता है। तो पैर होते हैं ना अपने, पंजा, पंजे का ऊपर टखना बोलते हैं, टखने को 9th हाउस बोलते हैं। टखने में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 9th हाउस को चेक किया जाता है। इसके बाद
इसके कार्य क्या होते हैं? 9th हाउस एक प्रकार से आध्यात्मिक ग्रह, आध्यात्मिक हाउस बोला जाता है इसको, धार्मिक हाउस बोला जाता है। ये एक प्रकार से एनजीओ का कारक बनता है। ऐसा कार्य है जिसमें चैरिटी इन्वॉल्व होती हो, वो ये 9th हाउस का, किसी के परोपकार की बात जब हम करेंगे तो 9th हाउस से लेंगे। तो 9th हाउस में गुरु और गुरु का मार्गदर्शन, ये दोनों चीजें यहाँ से देखनी पड़ती है। अपने गुरु ढूंढते हैं, गुरु कैसे मिलेंगे? तो अपने 9th हाउस को देखेंगे कितना बलवान है वो, उसी प्रकार का आपको गुरु प्राप्त होगा, यानी जो आपको शिक्षा देगा। गुरु और शिक्षक में अंतर होता है। शिक्षक होता है वो भी 9th हाउस का ही पार्ट बनता है। शिक्षक होता है वर्ल्डली नॉलेज देने वाला, और गुरु होता है आध्यात्मिक नॉलेज देने वाला। शिक्षक पैसा लेके ज्ञान दे सकता है, तो अपने ज्ञान को बेचता है। गुरु ज्ञान को नहीं बेचता, वो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वो अपना उसका अनुभव जो है उसके द्वारा परमात्मा के संदर्भ में आके देता है। सभी धार्मिक स्थान जितने भी हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह वगैरह, सारे के सारे 9th हाउस में देखे जाते हैं। उनके यात्राएं वो भी 9th हाउस में। मानो किसी ने हरिद्वार यात्रा करने जाना है तो 9th हाउस में चेक करिए कि क्या वो योग बनता है जाने का, तो यहाँ से पता लगेगा। इसी प्रकार जितने देवालय हैं, देवता हैं, देवी देवता, सारे 9th हाउस में कन्वर्ट होते हैं, 9th हाउस से देखे जाते हैं। प्रार्थना स्थल हो गए, इसी प्रकार न्यायालय हो गए, जितने भी कोर्ट है, कचहरियां हैं, न्याय के जितने भवन बने हुए हैं, और उसमें न्यायाधीश और न्यायिक कार्य, ये सारे 9th हाउस में चलते हैं। दूर की यात्राएं 9th हाउस से देखी जाती है। छोटी यात्राएं तीसरे भाव से देखते हैं, दूर की यात्राएं 9th हाउस से देखी जाती है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्ति हो, यानी पीजी करनी हो आपको, या बहुत बड़े पद पे जाना हो, तो 9th हाउस को देखना पड़ेगा कितना बलवान है वो। बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सब के अंदर आप अगर इन्वॉल्व होते हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो उसको 9th हाउस से ही हम डिनोट करेंगे। इसी प्रकार जितने भी हायर एजुकेशंस हैं, वो सारी की सारी 9th हाउस से देखी जाती है, जिसमें जितने ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म के शास्त्र हैं, नीति शास्त्र है, पुराण है, वेद हैं, बहुत पवित्र ग्रंथ हैं, सारे 9th हाउस में ही देखे जाएंगे। धार्मिक कार्यकलाप, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मंडप, धार्मिकता से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य है जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं, वो 9th हाउस से ही देखा जाएगा। ईश्वर के प्रति लगाव कितना है आपका, ये 9th हाउस पे बैठे प्लैनेट्स बताएंगे। कितने डिग्री के आप सफल होंगे, ये भी यहीं से पता लगेगा। कौन सा प्लैनेट कब अपनी दशा अंतर्दशा में आपको इस तरफ लेके जाएगा, कितने ग्रह बैठे हुए हैं, उतनी प्रकार की पॉजिटिविटी आपको। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जिस जिस घर में जो जो जितने ग्रह बैठे होते हैं, उतने नेचर के उनको वैसे प्राप्तियां, उतनी डायरेक्शन से प्राप्तियां होने की गुंजाइश बनती है। प्लस माइनस अलग बात है नेचर की, परंतु उतने टाइप्स के मिलेंगे जरूर। इसके अलावा कुछ लोग ईश्वर की खोज करने निकल पड़ते हैं, तो वो भी इसी भाव से देखते हैं। अब हमारे संबंधी होते हैं, संबंधों में क्या देखते हैं, छोटे बहन भाई जो होते हैं, उनका विवाह कब होगा, उनके विवाह संबंधी परेशानियां, उनके जीवन में आने वाली विवाह से जुड़ी हुई जितनी भी बातें जानकारी है, वो सारी 9th हाउस से ली जाती है। छोटे बहन भाइयों के कारोबार और उनके बारे में जितना भी फाइनेंशियली स्टेटस देखना हो कारोबार संबंधी, तो वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा माता की बीमारियां, माता को क्या बीमारी हो सकती है, वो भी 9th हाउस से देखा जाएगा। अपनी कुंडली से ही माता का पता लग जाएगा, अपनी कुंडली से बहन भाइयों का, अपनी कुंडली से, ठीक है, कुछ अंदाजा लग जाएगा, परंतु डिटेल में तो उसी कुंडली देखनी पड़ेगी। माता के कितना नौकरी करती है, नहीं करती है माता, या ऋण लिया हुआ है कि नहीं लिया, बीमारी का क्या पता लगता है, सारा इसी से 9th हाउस से लगता है। इसी प्रकार
संतान, खुद की संतान का स्वास्थ्य कैसा होगा वो भी 9th हाउस से पता लगता है। कुछ कहते हैं बच्चे बीमार हैं, तो उनकी खुद का 9th हाउस चेक करो कौन सी दिशाएं चल रही है आपको, तो आपकी दिशाओं का असर भी उसको पड़ सकता है। संतान का स्वास्थ्य, संतान की बौद्धिक स्तर कितना है, फिर स्पाउस कोई भी पति पत्नी वगैरह, उनकी यात्राएं कैसी होंगी स्पाउस की, और उनका रहने के स्थान में बदलाव होगा कि नहीं होगा। कई बार देखते हैं पत्नी कहीं जॉब कर रही है, पति कहीं जॉब कर रहा होता है, तो 9th हाउस का बड़ा रोल होता है उसमें। इसी प्रकार पिता का स्वास्थ्य कैसा होगा, पिता का स्वास्थ्य खुद का कैसा होगा, और पिता किस नेचर के होंगे, पिता संबंधी जितनी भी योग्यताएं हैं सारी 9th हाउस से पता लगेंगी। मित्र और बड़े भाइयों के द्वारा कितना उनको लाभ मिलेगा वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। मित्र मंडली फायदेमंद है कि नहीं है, या उनको किस प्रकार का लाभ हो रहा है वो आपसे द्वारा देखा जाता है। खुद की नौकरी में बदलाव आना, कुछ बोलते ट्रांसफर मेरी कब होगी, तो 9th हाउस से देखा जाएगा अभी ट्रांसफर होने के लिए प्लेनेट कब इसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, जिस वजह से इनका ये काम पूरा हो जाएगा। खुद की प्रमोशन में कटौती होना, यानी उसको पद उन्नति ना करके पद अवनति हो जाना, सस्पेंड हो जाना, अधिकारों में कमी हो जाना, नौकरी का छूट जाने का प्रावधान हो जाना, या कोई इल्जाम लग जाना, वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। देखो एक तरफ तो कितने प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी यही है। अब प्रमोशन में रुकावटें हैं और अधिकारों में कटौती है, वो भी आ गया। इसके अलावा वास्तु अगर देखें तो घर में जितने पूजा स्थल बनाते हैं, जहां भी बनाएंगे पूजा स्थल, वो 9th हाउस होगा। तो 9th हाउस जितना पवित्र प्योर साफ सुथरा होगा, पूजा स्थल साफ सुथरा होगा, जितनी केयर करेंगे घर में सुख शांति रहेगी। अदरवाइज घर में कलह क्लेश बनता चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ घर में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, अगर है तो बस ढंग से उसको सफाई रखनी जरूरी है। अक्सर देखने में आता है वहाँ पे जले हुए अगरबत्ती के टुकड़े, जले हुए दीपक के नीचे का रुई का टुकड़ा, माचिस के टुकड़े, या जाले अखबार के टुकड़े वगैरह वगैरह पड़े रहते हैं जो अनवांटेड होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल, जिसमें ऐसा लगे हम परमात्मा को स्थापित किया हुआ है किसी वजह से। ठीक है, स्वरूप किया है, हर किसी की मान्यता होती है, किसी को स्थूल देखना होता है, किसी को सूक्ष्म देखना होता है, अपने अपने बुद्धि का स्तर होता है। कोई कितना जागा हुआ है, कोई पत्थरों से जागा हुआ है तो पत्थरों की पूजा करेगा, कोई पेड़ पौधों से जागा हुआ है पेड़ पौधों की पूजा करेगा, कोई बने बनाए तस्वीरों से चित्रों से प्रभावित है तो उससे उसी को याद करेगा। मतलब पाठ पूजा करना मतलब परमात्मा को याद करना। तो याद हम किसको करेंगे, जिससे प्रभावित है हम। कोई मनुष्यों से प्रभावित है तो उनको आप याद करेंगे, कोई इन सब से हट करके ग्रह नक्षत्र तारों से प्रभावित है तो उनको याद करता है, उसकी पूजा करता है, उसको भी अपने ढंग में बना लेता है। कोई पशु पक्षियों से प्रभावित है तो पशु पक्षियों की पूजा करता है, उसको संभालता है। आदमी के सबके लेवल चेतना के अलग अलग हैं, जिसका हमने अध्ययन पहले कर चुके हैं। लेवल अलग अलग होने के से वो याद उसी को करेगा जिसके प्रति उसके मन में एक प्रकार से छवि ऐसी है जिसको वो बार बार रिपीटेशन में लाता है, प्रभावित है वो। जो आदमी धन से प्रभावित है वो धन कमाने में लगा रहेगा, पूरा फोकस रहेगा। किसी का तन मन धन छीनने का प्रयास करना होता है, प्रयास तो उसमें लगा रहेगा। यानी जो जिससे प्रभावित है वहीं पे उसका फोकस रहेगा। अटेंशन जो बोलते हैं अपने जो दृष्टि बोलते हैं वो वहां पे उसकी जाएगी। मन से जाए चाहे वैसे जाए, स्थूल रूप से। जहां आदमी का धन लगा होता है वहीं पे उसका मन लगा होता है। तो धन लगा होता है, मन भी वहीं लगा होता है। अक्सर धार्मिक स्थानों में लोगों का धन लगा होता है। सबसे कोई बंदा बचा होगा अदरवाइज अपनी जेब से कुछ ना कुछ पैसे देकर के उस धार्मिक स्थान को बनवाने का प्रयास करता है। सभी को दान देना वर्जित है। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, दान धन का देना, धार्मिक स्थान का बनाना सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे कार्य सभी नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी होती है। किसको दान देना नहीं देना इस पर अलग से टॉपिक चर्चा करेंगे अपने। परंतु देखने की बात आती है, आपका पैसा लग गया, आपने धार्मिक स्थान बना दिया, कुछ सालों के बाद में उस धार्मिक स्थान पे गतिविधियां जो होंगी वो असामाजिक शुरू हो जाएंगी और परिणाम लड़ाई झगड़े से शुरू होगा और फिर
उसका अंत जो होगा वो मतलब एक प्रकार से असहनीय होता है। तो उन सब के परिदृश्य में देखें तो जिन्होंने पैसा दे करके उसको बनवाया था सारे के सारे जिम्मेवार हैं। तो इसको बोलते हैं अकर्म। एक तो कर्म वो होता है जो हम जान के करते हैं, एक होता है अकर्म। जो अकर्म होता है वो ये होता है हमने दान दिया और दान का दुरुपयोग हो गया तो अकर्म में चला गया। अब अकर्म का परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। जब आपने कुछ कर्म ऐसा किया नहीं परंतु आप पे इल्जाम लग गया, आप पे बेमतलब का इल्जाम लग गया जबकि आपने कुछ नहीं किया, आपको किसी ने अपमानित कर दिया जबकि आपका कोई लिंक नहीं था, आप अपनी बात पूरी ढंग से कह नहीं पाए, या दो लोगों के बीच में बैठे थे, पकड़ना पुलिस को किसी और को था, पकड़ के आपको लेगी, बाद में पता लगा गलती हो गई, पर तो वो तो क्षण तो चला गया ना। तो ये अकर्म के परिणाम है। ये अगर अच्छे हैं तो अदृश्य शक्तियां आपको मदद करती है, अगर गलत हो गए हैं, उसका पैसे का दुरुपयोग हो गया है, मान लो किसी से आपके पास कोई आकर के याचना करता है, आप उसको 500 रुपये दे देते हैं, वो खाना भी खाता है 2-4 और नशा भी करता है, फिर कुछ किसी का मर्डर कर देता है, तो उसमें आप सहभागी हो चुके हैं। इस बात से नहीं भूलना चाहिए आपको। इसलिए धन सर का दान। यहीं पर मैं पूछना चाह रही थी, सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ। सपोज मेरे यहाँ कोई लेबर आया, उसने मतलब अच्छा काम किया, तो उसका जो धनताना बनता था उसमें मैंने उसको कुछ रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, सपोज है ना, खुश होकर के। तो वो लेबर वर्क है, वो शराब तो पिएगा ही जाके, बट नेचुरल है, या नॉनवेज खाएगा, तो इसमें मेरा दोष हो जाएगा भाई जी? नहीं नहीं, आपने उससे काम करवाया, उस काम के बदले में पारितोष के रूप में एक्स्ट्रा पैसा दिया, नो प्रॉब्लम, बात खत्म हो गई। आपने जी पैसा उसके काम से खुश होकर के दिया, न कि धर्म के कार्य में दिया आपने। आपके पास 100 जी लोग आते हैं कि मेरे को मकान क्या बिल्डिंग बनानी है, फलाना मंदिर बनता है, इसमें आपको जरूरत है, हमें आपको पैसे चाहिए, उसमें देते हैं, वो पैसा कहीं सदुपयोग नहीं हुआ तो जिम्मेवार आप हैं। ठीक है, तो 9th हाउस जी क्लियर हो गया। अब 10वें घर के बारे में बात करते हैं। 10वां घर और भी इंपॉर्टेंट है। 10वें घर को बोलते हैं कर्म स्थान, यानी वो भाग्य का स्थान था, ये कर्म का स्थान है। आप कर्म कैसे करेंगे? 10वें घर में जो प्लेनेट बैठे हैं वो वैसा कर्म आपसे करवाएंगे, आप बाध्य हैं करने के लिए, बच नहीं सकते। तो क्या कर्म हो सकते हैं? सबसे पहले तो शरीर का पार्ट क्या आता है, ये जिसके घुटने दर्द करते हैं, घुटनों पे ज़्यादा समस्या रहती है ना उम्र के हिसाब से, ये 10th हाउस होता है। घुटने की समस्याएं जितनी भी हैं 10th हाउस से डिनोट होती हैं, सिग्निफिकेटर 10th हाउस है। इसी प्रकार कार्यों में देखें तो पद प्रतिष्ठा, मशहूर, फेमस होना, आदमी को सम्मान मिलना, मान सम्मान मिलना हर जगह से, सक्सेसफुल प्रोफेशन होना और प्रोफेशनल बनना, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनना, जिसका अथॉरिटेटिव हो, अथॉरिटी हो हाथ में। किस प्रकार की अथॉरिटी होगी? जितने अधिकारी होंगे सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, सारे गवर्नमेंट के कार्य, सारा तंत्र जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, पद प्रतिष्ठा, मंत्री पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इवन दो सुप्रीम कोर्ट के जज, या एक मजदूर, एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार, और भी अगर आप देखें तो सभी प्रकार के जो प्रोफेशन है, उन प्रोफेशन का नौकरी कर रहा है, नौकरी तो छठे भाव से देखी जाएगी, परंतु अगर आप उस प्रोफेशन को देखेंगे कि उसकी खुद की योग्यता के साथ में वो कैसे करता है, तो 10th हाउस देखना पड़ेगा, कितना स्ट्रॉन्ग 10th हाउस है उसका, उतना ही उतने जितने ग्रह वहां बैठे होंगे उतने प्रकार कार्य कर रहा होगा वो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार छोटे बहन भाइयों का दुर्घटनाएं होंगी, घटनाएं क्या करेंगी, नुकसान होगा, क्या होगा, तो वो 10th हाउस से ही पता लग जाएगा अपने। उनके लिए मार्क है, छोटे बहन भाइयों के लिए 10th हाउस मार्क है। उनको क्या परेशानी आएंगी, उनको क्या ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सर्जरी की कितनी संभावना बनती है, सारा खुद की कुंडली से मिलान करके देखेंगे तो ये संभावना बनती नजर आएंगी। अब इसमें हमें माता का कारोबार ही पता लगता है। माँ, किसी की माता जॉब करती है, कोई बिजनेस करती है, तो उसकी माता का कारोबार और उसकी माता की मृत्यु कब होगी खुद के 10th हाउस से पता लग जाएगा।
पिता के पास कितना धन होगा, पिता का सुख कितना मिलेगा आपको, इतना धन होगा, ये 10th हाउस से पता लगेगा। आपके स्पाउस, पति या पत्नी को मकान बनाना है, यानी मकान आपके लिए बनाना है, स्पाउस ने बनाना है, तो मकान, तो आपका मकान कब बनेगा? स्पाउस का मकान, यानी स्पाउस का मतलब पति पत्नी विपरीत हो गए ना। मकान कब, गाड़ी कब खरीदेंगे नई, मकान कब नया बनेगा, या उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन कब होगा, या उन्होंने हायर एजुकेशन करनी है तो और कब करेंगे, उनके लिए भी 10th हाउस देखा जाता है। बड़े बहन भाई हैं हमारे से, तो उनकी विदेश यात्रा होएगी, कब होएगी, नहीं होएगी, 10th हाउस से पता लगेगा। इन सब के अलावा 10th हाउस तलाक का कारण नहीं बनता है, नेगेटिव पार्ट बता रहा हूँ। तलाक होगा कि नहीं होगा, 10th हाउस जिम्मेवार होगा। अगर 10th हाउस के ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे तो तलाक कतई नहीं होगा। अक्सर मेरे पास महीने में 4-5 केस ऐसे आते हैं, तो उसको जब देखते हैं हम लोग, तो मेरा जनरली कंसेप्ट रहता है तलाक होने वाला नहीं है, ये प्रयास जो किए जा रहे हैं ये कुछ पीरियड तक चलेंगे, बाद में ठीक हो जाएगा। और कारण उसका यही होता है कि 10th हाउस स्ट्रांग बना हुआ है, वो नहीं होने देगा। छठा भाव भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी देता है, तो छठे भाव 10th भाव का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब जाके तलाक होगा। दोनों में से कोई एक ग्रह, दो भी एक भाव हाउस अगर नहीं है तो वहाँ थोड़ा बहुत परेशानी रहेगी, परंतु होगा नहीं, जितना मैं जोर लगा ले जाए, कुछ ना कुछ घटना घट जाएगी, वापस हो जाएगा। दोबारा शादी करनी है तो 9th हाउस देखा जाता है, तिबारा शादी करनी है 11वां घर देखा जाता है, चौथी बार शादी करनी है तो पहला भाव देखा जाता है। अब शादी तो हो गई, उनके तलाक की पोजीशन भी इसी तरह से कर्म में वापस आएगी, उससे कम पिछला भाव जो है वो जिम्मेवार होगा, तलाक हो ना हो। इसके अलावा जो मकान के बारे में देखें तो जो मकान की छत होती है वो 10th हाउस होता है। आपने देखा होगा जो झोपड़ी में रहते हैं लोग बाग, ज़्यादा अच्छी कंडीशन की छतें नहीं होती, उनका जीवन भी वैसे ही होता है। अगर मकान बनाते वक्त अगर छत पे आपने अच्छी सुंदर सी टाइलें लगा दी, आरसीसी का पक्का मकान में टाइलें अच्छी सुंदर लगा दी और साफ सफाई रखी, छतों के ऊपर जो है कबाड़ पड़ा होता है, मटके पड़े होते हैं खाली, कोई डर्ट पड़ा होता है, कोई लकड़ी भीगी हुई लकड़ी, यानी बरसात से भीगी लकड़ी, खराब लकड़ी, कोई चारपाई है, कोई बिस्तर है, क्या वो कुर्सी है, कोई मेज है पड़ी होती छत पे कई बार, या लोहा जंग लगा हुआ पड़ा हुआ हो, या ऐसा कबाड़ पड़ा हुआ हो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, वो आपके 10th हाउस में परेशानियां शो करता है। तो आज अपने को खुलासा हुआ है, जिनके भी मकान नए बन रहे हैं या बन चुके हैं, तो अगर उनमें सफाई रखी जाएगी, छत के ऊपर जाके हर 10-15 दिन में सफाई ढंग से कर दी, चमका दिया जाए, तो उनके भाग्य में, उनके भाग्य के साथ साथ उनके जो कर्म क्षेत्र है वो बलवान हो जाएगा, गलती नहीं रहेगी। छत होती है 10वां घर, अब 10वें घर में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में वैसी छत मिलेगी आपको। तो मैंने अपनी बात कह दी, अब आप लोगों के मन में कोई बात होगी तो हम इसको आगे और बढ़ा लेंगे, आप अपनी बात कह सकते हैं। सर जो तो ग्रह शुक्र, बैठे हैं आप उनका बताओ ना सर, 9th में। अच्छा मैं भूल जाता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ। 9th हाउस के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट बैठ के अपना रोल अदा करता है, उसमें सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये 3 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। बृहस्पति चूंकि इसका नंबर 9th में, तो यहीं पे बृहस्पति का घर हो गया, तो तीनों में से कोई ग्रह यहाँ है तो वो आदमी साधारण नहीं है। जैसे दशा बृहस्पति की आएगी वो मिलीनियर्स बन जाएगा फटाफट, चाहे गरीब परिवार में जन्म लेगा तो भी ऊपर चला जाएगा। चंद्र होगा तो उसका मानसिक संतुलन बड़ा अच्छा होगा, और सूर्य होगा तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी जगह पे अपना अधिकारी बना हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंगल यहाँ बैठता है, वो भी पावरफुल है, वो पूरे परिवार में, खानदान में अपना रुतबा दिखाता है वो।
बुध ग्रह बैठता है तो उसका परिणाम देखा जाए तो वो अपनी एनर्जी को लिखने में, व्यक्त करने में या हेल्थ संबंधी कार्य करने में या एनजीओ में काम करने में, जिसमें अकाउंटेंसी हो, क्लरिकल हो, उसमें वो उसका जीवन बीतता है। अगर शुक्र बैठा यहाँ पे तो वो शादी के बाद उस बंदे की भाग्य में तब्दीली आती है, क्योंकि शुक्र पत्नी होती है, बड़ी बहन भी होती है शादीशुदा। शुक्र बैठने से वर्ल्डली कंफर्ट्स की गारंटी हो जाती है, भाग्य में थोड़ा परिणाम अच्छे आते हैं फीमेल से, और फीमेल का ही है तो उसको मेल से विपरीत होता है। अब शनि बैठ जाए यहाँ पे तो दो बातें निश्चित हो जाती हैं, कम से कम 3 प्रॉपर्टी जीवन में जरूर बनेंगी। 3 मंजिल का मकान उसको बनेगा, परंतु ध्यान क्या रखना है, तीसरा मकान या तीसरी मंजिल का मकान उसको खुद के जिंदा रहने तक कोशिश करनी चाहिए नहीं बनाए। बना लेगा तो उसके जीवन को खुद खतरा हो जाएगा, किसी न किसी परेशानी से आ जाएगी। अब रहेगा राहु, 9th हाउस में बैठ के राहु पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और केतु बैठ जाता है तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आदमी को बाध्य कर देता है। 9th हाउस में राहु बैठता है तो वर्ल्डली एक्टिविटी में उसका पूरा ध्यान देता है, क्योंकि वो संसारिक ग्रह राहु है, आध्यात्मिक ग्रह केतु है। अब यही ग्रह जब हम बैठते 10th की बात करें, 10th में सारे के सारे ग्रह बड़े शानदार होते हैं। सूर्य ग्रह को देखें, बहुत बड़ा अधिकारी। चंद्र को देखें तो इसका यात्राओं के साथ बड़ा अधिकार पूर्ण यात्रा है। मंगल को देखें तो पूरे खानदान में अकेला बच्चा होगा जो इतनी ऊंचाई पर जाएगा। पॉलिटिक्स, राजनीति में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु यहाँ बैठते हैं तो राजनीति में सफलता दिलाते हैं। शनि बैठता है तो वो मल्टी मिलियनर बनाता है। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, बड़े बड़े जो माइनिंग के कार्यक्रम हैं उनमें जितना भी अधिकार बनता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, उन सब के कारण में 10वें घर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बुध ग्रह बैठता है तो वो भी अपना रोल एक अच्छा ही बताता है, अच्छी पढ़ाई करा देता है, अकाउंटेंसी में आगे ले जाता है, एनालिसिस पावर अच्छी कर देता है। और यहाँ पे शुक्र बैठता है तो जितने भी आज के डेट में देखेंगे जो डेवलपमेंट हो रही है कंप्यूटर साइंस में या केमिकल में, उस सब के अंदर बढ़ावा देने के लिए सफलता दिलाता है यहाँ पे। और शनि ग्रह का ये घर खुद का है, इसलिए यहाँ शनि बैठ के पावरफुल होता है। उसके अधीन में बहुत से लोग होते हैं, सबको लीड करता है, कई परिवारों को पालता है, जीवन में बहुत सफलता के साथ में बढ़ाता है। शर्त इसमें यही है कि बैकग्राउंड में राशि कौन सी आई हुई है। अगर राशि कंफर्टेबल आई हुई है तो परिणाम बहुत सकारात्मक होते हैं। राशि अगर कमजोर है टेम्परेटिवली तो परिणामों में थोड़ी कमी आ जाती है। यहाँ एक बात और, राहु बैठेगा वो राजनीतिक बनाएगा उसको, वो बंदा राजनीति में जाएगा ही जाएगा। वो घर में राजनीति करे, चाहे मोहल्ले में करे, चाहे समाज में करे, चाहे वो नगर पालिका में जाए, चाहे वो एमएलए बने, एमपी बने, वगैरह वगैरह। 10th हाउस में राहु का बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट है। केतु वहाँ बैठ जाएगा तो उसका प्रोफेशन स्थिरता में नहीं जाएगा, वो जीवन में कोई भी कर्म करेगा स्थिर नहीं होगा। राहु वाले का भी कोई कर्म स्थिर नहीं होगा, बदलता बार बार आएगा, परंतु वो वहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर जरूर होगी। मंगल का हाँ, मंगल 10th हाउस में बताया ना, पूरे खानदान में अकेला बच्चा होगा जो कि इतनी ऊंचाई पर चला जाएगा। बहुत भरपूर संभावनाएं होती हैं। वो तो मतलब नवम और दशम भाव लगभग एक जैसा है। नवम में तो होता है कि आपको गारंटी मिलती है कि आप ऐसा करेंगे, और 10वें में आप वो करने की जो क्षमता है वो वहां पता लगती है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो वहां पता लगता है।
मतलब जैसे कर्म भाव आपने कहा, कर्म पद है वो है। कर्म स्थान है ये। 9वां भाग्य, 10वां कर्म, 11वां कर्म का फल और 12वां उसका खर्चा। 11वें बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो अभी तक जो अपने 1 से 10 तक सोचा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट भाव सारे हैं, ऐसा नहीं है। सबने सभी ग्रह अपने अपने जीवन काल में, अपने अपने टेन्यूर में सभी को कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो क्या होता है, जैसे पटल है पूरा 360 डिग्री का, तो तारे तो पीछे रह गए, उससे आगे ग्रह हैं और फिर सूर्य आ गया, फिर पृथ्वी आ गई। तो जो रोशनी तारों से चली आ रही है वो उस ग्रहों के वातावरण में क्रॉस करती है पहले, जो उसकी लाइन में आ रहे हैं। जिनकी लाइन में नहीं आ रहे हैं, मानो किसी घर में कोई ग्रह है ही नहीं, तो वो ग्रह नहीं है तो वो रश्मि सीधी डायरेक्ट आ रही है, फिर वो आगे के सूर्य के वातावरण को क्रॉस करके पृथ्वी तक पहुंचेगी। तो सूर्य तो सबके लिए कॉमन हो गया ना, पृथ्वी पे तो आना ही है। पृथ्वी पे आकर के भी किसके, उस व्यक्ति विशेष के पिट्यूटरी ग्लैंड पे रेज पहुंचेगी यहाँ पे। तो हमारी सोच शक्ति बदलती है, जैसे दशाएं बदलती हैं। हम कहते हैं परसों तो ये था, आज ये हो गया, तो हमारे वो मतलब आता है। तो कहने का भाव मेरा ये हुआ, हर ग्रह ने अपनी क्षमता के अनुसार मनुष्य को देना है। कब? जब उनकी दिशाएं आती हैं, तो वो पीछे से जो स्टार्स की रोशनी के माध्यम से जो भी फल हम डिसाइड करेंगे, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, उनके परिणामों को वो उस पर्टिकुलर ग्रह के माध्यम से प्राप्ति का एक योग बनाते हैं। एक ग्रह हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 9 पूरे नहीं होते, कोई एक आधा कम 2 हो जाते हैं। और कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कि संपूर्णता को लिए हो। जितने पॉजिटिव बातें होती है उतनी नेगेटिव भी होती है। कोई भी ग्रह है तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे गुरु जब यहाँ बैठ जाएगा तो वो 10वें घर में बैठ के गुरु ईमानदारी से काम करवाएगा, ऑनेस्टी से भरपूर कर देगा उसको। रत्ती भर भी इनडिसिप्लिन उसको पसंद नहीं आएगा। उसको एक लीडरशिप की क्वालिटी देगा, वो एक अच्छा टीचर बनाएगा, एक अच्छा गुरु स्थापित करेगा उसको, बहुत सा ज्ञान देगा, बहुत सी डिग्रियां उसके पास आ जाएंगी। अगर वो आध्यात्मिक हुआ तो केतु ग्रह को और बल मिलेगा। केतु कहीं भी बैठा हो उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने से अज्ञात के प्रति जितना कुछ भी छुपा हुआ है वो सारा का सारा रहस्य खुल जाएगा। अब 10वें घर में जब बैठेगा बृहस्पति यहाँ पे, अपनी 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। तो मैंने अभी दृष्टियों की बात नहीं की है, अभी कर देता हूँ। सूर्य और चंद्र को एक एक दृष्टि मिली है, 7वीं दृष्टि सबके लिए कॉमन है। कोई ग्रह बैठता है 7वें, सामने वाले घर को, 7वें घर को जरूर देखता है, तो उसकी दृष्टि, उसकी एनर्जी 7वें जाती है। इसके अलावा मंगल को 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली हुई हैं, बुध को 2 एक्स्ट्रा मिली हुई है, नहीं सॉरी, मंगल को, गुरु को और शनि को, 3 ग्रहों को 2-2 दृष्टियां और एक्स्ट्रा मिली हुई हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, इन 4 ग्रहों को सिर्फ एक एक दृष्टि सामने देखने की मिली हुई है, साइड में देखने की नहीं है। मंगल ग्रह को मिली हुई है 4थी दृष्टि एडिशनल, 7वीं तो उसके पास है, और 8वीं दृष्टि मिली हुई है। बुध ग्रह को 7वीं ही है, और फिर आ गया गुरु। गुरु को 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली हुई हैं, 5वीं और 9वीं, 7वीं उसके पास है। अब आ गया इसके बाद शनि। शनि को 2 मिली हुई हैं, 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो सारे भाव कंप्लीट हो गए हैं। राहु और केतु को भी जुपिटर की तरह मिली हुई है, 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा मिली हुई है। इनका काम क्या है? राहु का काम है काम को रोक देना, थोड़ा उसमें कमी पैदा कर देना। दूध का गिलास है, उसमें मक्खी गिर गई तो राहु डेवलप हो गया, उसका जो टेस्ट है राहु वजह हो गया। केतु का काम है वाइंड अप करना, हटा देना, यानी उसको जगह से ही हटा देना। किसी का कार्य रुका हुआ है तो केतु स्ट्रॉन्ग है तो वो वाइंड अप करने में बड़ा एक्सपर्ट होगा। शादी ब्याह में हम देखते हैं, प्रोग्राम करते हैं लोग बाग, अब अंतिम चरण में सामान को वहां से सही समय पे पहुंचा देना जहां से लेके आए थे, ये वही बंदा करेगा जिसका केतु स्ट्रॉन्ग होगा।
वाइड अप करना, यानी आपने काम शुरू तो कर लिया, शुरू करने वाले ग्रह चाहिए मंगल, शुरू करने वाला ग्रह चाहिए, जैसे बहुत जोश शोर से काम करना राहु चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो केतु की सपोर्ट नहीं होगी तो आप वाइंड अप नहीं कर पाएंगे, काम कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो उसके लिए समझना पड़ेगा। अभी हम बोलते हैं बंदा काम शुरू बहुत तेजी से करता है, बाद में फिर खराब हो जाता है। तो तोड़ क्या है? तोड़ यही है, काम उतना ले जितना कर सकता है। हर काम में हाथ फैलाने की जरूरत क्या है? अपनी क्षमताओं को पहले पहचानो, अपने पहले भाव को देखो कि मेरे प्लेनेट कैसे हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और मुझे 10th भाव को देखे कितनी स्ट्रेंथ से काम करना है, तो मैं उसी तरह के कार्य करूँ। यहीं 10वें भाव में शनि बैठ करके उसको अथॉरिटेटिव बनाता है, बृहस्पति भी अथॉरिटेटिव बनाता है। या तो खुद अथॉरिटेटिव बनाएगा या वो किसी अथॉरिटेटिव बंदे के पास काम करेगा, यानी उसके पास अदृश्य शक्ति सपोर्ट बैक सपोर्ट में होगी। यानी कोई आदमी प्रधानमंत्री का ड्राइवर भी है तो भी 10वें घर में शनि बृहस्पति का रोल होगा, अच्छे ग्रह बैठे होंगे, परंतु उनकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, परंतु उसके पास काम जुड़ करेंगे, उसके लिंक जुड़ रहेंगे। मजदूर मिस्त्री में देखेंगे ठेकेदार बन जाते हैं, तो मजदूरों के ऊपर अपना रोल अदा करते हैं, तो उनका बृहस्पति शनि कहीं ना कहीं 10वें घर में होगा, तभी ऐसी स्थिति बन रही है। कंस्ट्रक्शन काम में, लीडरशिप की क्वालिटी में आएंगे। डिग्री वाइज कम होते हैं, जैसे 1 से 8 तक डिग्री गया है तो कमजोर माने जाते हैं, फिर 8 9 से लेकर के 22 तक अच्छे माने जाते हैं। जैसे डिग्री बढ़ती जाती है उनकी युवावस्था बनती जाती है, फिर 22 से 30 तक पहुंचते डिग्री में ग्रह, तो फिर वापस फिर शिथिल होने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा काम के नहीं रहते। जैसे हम अपने आप को देख ले, आदमी का बचपना, फिर यंग युवावस्था, फिर बुढ़ापे का, वैसे उधर भी ग्रहों में भी होता है। ये समझाने का तरीका है ये। तो डिग्री से यानी मैथमेटिक्स का सारा गणित है ये। इसकी डी कोडिंग करने के लिए आपका एनालिसिस पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ऑनेस्ट है, कितना आप खुद ऑनेस्टी से बात कर सकते हैं, कितने आप निष्पक्ष बात कर सकते हैं, उसके लिए आपका खुद का योगदान ज़्यादा जरूरी है। परमात्मा की भाषा को मजाक समझ करके नहीं बोलना चाहिए, हर वक्त कुंडली नहीं देखनी चाहिए, हर वक्त कहीं खड़े हैं उसको भी शौक के तौर पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्पज पीछे यही है, उसकी भाषा को पढ़ रहे हैं। बार बार कुंडलियां भी नहीं दिखानी चाहिए, ये भी और बात है। बार बार कुंडलियां दिखाते हैं वो भी एक दोष चला जाता है, क्योंकि जितनी बार दिखाएंगे कुछ उस वक्त की घटना में कुछ चेंजेस आएगा, और जो चेंजेस आएगा वो वापस काम करेगा, क्योंकि बताने वाले शब्द निकल के ब्रह्मांड में चले गए, वो कितने डिग्री का खुद सही है उतने डिग्री का परिणाम आएंगे सामने से। सारी बातें सही हो जरूरी भी नहीं होता, इतना जरूर होता है कि जो बताया जा रहा है वो किसी कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बताया जा रहा है, निष्पक्ष होकर बताया जा रहा है, खुद के स्वार्थ से परे होकर बताया जा रहा है। अगर ये समझ में आता है तो उसके लिए ध्यान साधना का बड़ा रोल है। तो मेडिटेशन सब करते हैं, आपका जो इंट्यूशनल पावर है वो ज़्यादा रोल करती है। कुंडली भले काम ना करे, आपके मुख से निकले शब्द पूरे हो सकते हैं जब आपने उसको उस तरह से साधा गया हो। तो उसमें शरीर को साधने के लिए खाने पीने से जरूरी होकर के बातें, अपने आचार विचार व्यवहार दृष्टि वृष्टि ये सब चीज़ें काम करती हैं। ये हम अध्यात्म में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, पुस्तकें सबके पास पहुंच गई हैं। आप उसमें से भी कुछ और बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी और कोई जानना चाहें बात करने के लिए, और मेंबर? सर बड़े बहन भाइयों का नहीं बताया आपने, उसका कहाँ पता चलता है? छोटे का बड़े बताया। भाई, बड़े बहन भाई 11वां भाव होता है, अगली बार चर्चा करेंगे। ओके ओके। अभी तो हम उनके बड़े भाइयों की यात्राएं, उनके जीवन में विदेश यात्रा है कि नहीं है वो 10th हाउस से पता लगेगी, उसको कितना लाभ होगा, किस प्रकार की जिंदगी जिएगा वो 9th हाउस से पता लगेगा। पिता 9th हाउस से देखे जाते हैं, पिता को 9th हाउस से देखते हैं, माता को 4th हाउस से देखते हैं। पिता का खुद का नेचर कैसा होगा, वो खुद कैसे होंगे, खुद के 9th हाउस को चेक करके बोल सकते हैं। पिता के पास पैसा कितना होगा, किस तरह का पैसा होगा, किस प्रकार का सुख मुझे मिलेगा पिता से कि नहीं मिलेगा, ये 10th हाउस पता लगेगा आपका। 10th हाउस में अगर ग्रह बैठे ज्यादा तो पिता की जल्दी मृत्यु हो जाती है, ये मैंने अनुभव किया है। क्योंकि जब वो पैदा होता है तो पिता को उसने लाभ दिया होता है, यानी अपना भोजन व्यवस्था सारी लेके आया होता है। बच्चा पैदा हुआ, पिता को जॉब लग गया, पहले बेरोजगार घूम रहा था, जॉब लग गया, तो जब तक पिता कमा रहा है ठीक है, उसके हिस्से का आ रहा है। जब बच्चा खुद कमाने लगता है तब पिताजी शिथिल होने लग जाते हैं,
जब जब बच्चे की प्रमोशन का समय आ जाता है, भाग्योदय का समय आता है, तब पिताजी को दुनिया से विदा होना जरूरी हो जाता है। ये घटना मेरे साथ घटी हुई है, मैंने अपने जीवन में देखा ऐसा, तब मैंने इसे बताया ये अनुभव वगैरह। तो मेरे 10th हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो तीनों से जब पैदा हुआ था तो पिताजी को क्या हुआ, जाते थे क्या हुआ, मुझे महसूस हो गया था अभी। अब उस चीज को घटना को रोक नहीं सकते, उस घटना को हम अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बनाने के लिए क्या होगा, समर्पित करना होगा, अपने जितने खाते हैं पिछले जन्म के क्लियर करने होंगे। आप उनको ईमानदारी से, निष्पक्षता से, श्रद्धा भाव से कैसे निभा पाते हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है। नया कर्म बंध ना बने, पुराने कर्म बंधों को हम पूरा करके चले जाएं, इसी यही हमारी योग्यता है। कुछ मिनट रह सर गए ये हैं। भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। नवम भाव और दशम भाव, जैसे कर्म है, आपने बताया प्रारब्ध है, तो ये आप किसी किसी के अभी आपके पास तो है, हमारे सबको बताइए ना, क्योंकि अच्छा बहुत देखिए, मैं इम्पोर्टेंट कुंडली खोलता हूँ मैं एक एक, तो ग्रुप के अंदर है जी। मोनिता जी हैं, तो मोनिता जी कुंडली में 10वें भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ डिनोट करता है कि आप अपने पूरे खानदान में जितनी आपने पढ़ाई की है, जितनी शोहरत आपके पास है, जिस रास्ते पे आप चले हुए हैं, शायद अकेले होंगे, फॉलोवर आपके दूसरे होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% श्योर, पक्का सही है। हाँ, साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र उसका खुद का घर है, 7th हाउस का 7th नंबर राशि का, तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह होता है, मंगल से बैठा हुआ है। तो आप शुक्र और मंगल में डिग्री देखी जाए तो 22 डिग्री 22.45 डिग्री पे तो शुक्र बैठा है, 15.06 पे मंगल बैठा है, दोनों में 7 डिग्री के आसपास अंतर है। मीन्स ये अपना पूरा इफेक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप अपने प्रोफेशन के अंदर इतने प्यार से, इतने तन्मयता से, इतना लगाव से करते होंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। परिणाम कुछ भी है वो बात की बात है, पर आपका कर्म कर्म जो भी है, आप खाना भी बनाएंगे तो उतनी तन्मयता से बनाएंगे, परिणाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो मैटर दूसरा हो जाता है। परंतु यहाँ मैं जो कहने जा रहा हूँ, कुछ भी कर्म करेंगे आप उसको बड़े लगन से, तन्मयता से और डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। क्या ये बात सही है? जी सर, पक्का आप पढ़ाते पक्का होंगे सर। टीचर हैं, तो कैसे पढ़ाते बिल्कुल, होंगे? बहुत बहुत सर, मैं क्या बताऊँ, बहुत डेडिकेशन के साथ कोई भी काम हो। हाँ, जैसे आपने बोला रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बट यस, आई एम टोटली डेडिकेटेड टू माय वर्क। हम्म। तो अब जो है सर ये देखने की बात दशम यह भाव है। का बता रहे हैं ना आप? हाँ, दैट 10th हाउस में बैठे हैं ना आपके 2 प्लेनेट। जी जी जी, ठीक ठीक। अभी 9th में कोई प्लेनेट नहीं है, 10th में बैठे हैं। अब दूसरे बैठे सोनिया जी बैठे हैं मेरे साथ जुड़े, सोनिया जी के सर 2। मेरे से पहले मीनाक्षी जी का पहले बताओ, उनका हर बार रह जाता है। सर अच्छा एक मीनाक्षी बार जी सर, पूरी नाइन्थ में ना, नाइन्थ में मीनाक्षी जू लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ? आपकी मीनाक्षी जी डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। मीनाक्षी जी सुन ही नहीं रहे? सुन रहे हैं? उनका शायद स्पीकर ऑन नहीं है, उनको बोलो स्पीकर ऑन करें अपना। आप अनम्यूट कर लीजिए मीनाक्षी जी और बात करिए मेरे से। क्या डेट ऑफ बर्थ आपका? हेलो, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ बोलो, डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1/5/60। 1/5/1960। 60। हाँ। टाइम बताइए। शाम 5:05। 17:05। जगह कौन सी थी? हाँ, अलवर, राजगढ़, राजस्थान। अलवर। अब आपके 10th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा है। तो आप देखिए राशि है 3 नंबर की, बुध ग्रह की, और चंद्रमा बुध। बैठ गया उसके आके। हाँ, पूरे पूरे जीवन काल में कभी स्थिरता महसूस ही नहीं की, भाग दौड़। बिल्कुल। और चंद्रमा 11वें घर का मालिक होकर के 10वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हाँ, हमेशा दूसरों के लिए परेशान रहना। बिल्कुल। यानी आ बैल मुझे मार
वाली फार्मूला आप पे लागू है। तो नाम इस आप कुंडली लिए पर भाई जी करीब 20 साल से आप और हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, अपनी प्रॉब्लम कभी पता हाँ, नहीं है, दूसरे की प्रॉब्लम लेके आएंगे। ये 10वें घर का बिल्कुल शनि, बिल्कुल। चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा, और आपको मानसिक तौर पे जो अस्थिर करता है वो आपके 4 नंबर, यानी मित्र मंडली हो गई, बड़े बहन भाई हो गए, या छोटे। आपके रिश्तेदार हो गए छोटे, या कोई जो भी चंद्रमा से जुड़े, चंद्रमा माता होती है, माता से जुड़े जितने रिश्तेदार हो हाँ, गए, ये सारे मामा। आपको, हाँ वो ननिहाल पक्ष आ गया सारा ही, तो सारे के हाँ, सारे आप यहाँ से। तो कुंडली पढ़ने का तरीका पता लग रहा है क्या? मैं तो जानना ही चाहता हूँ नहीं, सबको आप हम इस कुंडली पे 15 साल से डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ भैया दोबारा। आप अपनी नहीं कुंडली नहीं, अब कम 5-6 दिखाते थे, साल बाद देख रहे हैं, लेकिन 15 साल हो गया इस पर डिस्कस करते हुए। वो आप बीच बीच में कभी आते थे, अपनी कुंडली कम बताते थे, दूसरों की ज्यादा बताते थे। तो हाँ, दूसरों की करीब 50 कुंडलियां देख ली हम लोगों ने इस बीच में। कोई बात नहीं, तो एक हाँ, प्रकार का है। अभी आपका 10वें घर में, 9th में कोई प्लेनेट नहीं है, और हाँ, आपके 8वें घर में 3 प्लेनेट है, सूर्य, शुक्र और बुध, जो कि प्रेरित कर रहे हैं आपको ज्योतिष सीखने के लिए, अध्यात्म के मार्ग में आपको प्रेरणा देते हैं। आप वास्तु में बड़ा इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, काफी कुछ आप अध्ययन किया है, तो ये सारा चीजें इनमें दिखाई दे रही है। जो चौथे भाव में बृहस्पति और शनि है भाई जी, ये क्या मतलब कर रहे हैं? चौथे भाव में बृहस्पति शनि बताता है खुद का मकान होगा, गारंटी से होगा, और अच्छे मकान में रहेंगे जिसमें अच्छा खुला वातावरण होता है, ये बताते हैं। मानसिक संतुलन आपको थोड़ा डिस्टर्ब करता है, कभी तो आप खुश रहते हैं, मतलब जल्दी से खुश हो जाते हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं, नहीं आपका जो टेम्परामेंट है वो स्थायी नहीं है, इसको ऐसा नहीं, कहेंगे। मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन इर्द गिर्द के लोग नहीं रहने देते ना मुझे खुश हूँ। वो वो आपको चंद्रमा, भी पता है। वो चंद्रमा जो देख रहा है ना इसको, चौथे भाव को, वो आपको स्थिरता के बीच में एक दीवार पैदा कर देता है। गुरु और शनि आपस में 15 डिग्री पे डिफरेंस है। आपका स्वभाव या तो बहुत ज्यादा उदार हो जाएगा, गुरु उदार होता है और शनि कंजूस होता है, या बिल्कुल कंजूसी पे ले आएगा, यानी स्वभाव एक वक्त में या तो उदारता का रहेगा या कंजूसी वाला रहेगा, एवरेज नहीं रहेगा। अब ये जीवन नहीं, भर की इस बीच तो काफी परेशान मतलब रह रही हूँ, करीब 1 साल परेशान, से तो बहुत ज्यादा। परेशान तो बहन जी वो बताया ना मैंने आपको कि चंद्रमा है ना, जो हाँ, आपने बताया ना, वो आपका नक्षत्र है आद्रा का, चंद्रमा का जो हाँ, नक्षत्र है वो आद्रा, यानी कि राहु का नक्षत्र है। राहु स्थिरता थोड़ी देता है, राहु तो कंफ्यूजन एंड इल्यूजन देता है, हर काम को खराब करने का वजह करता है। उसका नक्षत्र पे चंद्रमा चल रहा है जन्म काल में, तो जब जब भी चंद्रमा वर्तमान में, कल का जो दिन था, कल का दिन राहु का था, कल का दिन कैसा बीता आपका शनिवार वाला? कल सही बीता। कल सही बीता आपका? थोड़ा सा शर्मा जी से खटक पटक हो गई शाम को। तो मैंने क्या बोला फिर, कहाँ सही बीता क्योंकि कल राहु का नक्षत्र था, तो हाँ, उसने जैसे ही चंद्रमा पहुंचागा उसने अपना काम शुरू कर दिया। क्या बोला, मन मुटाव थोड़ा बहुत रहता है, पर तो इसके परिणाम अच्छे, परिणाम नकारात्मक क्यों नहीं है? आप लड़ भी लेते हैं किसी से, झगड़ा भी कर लेते हैं, डांट डपट भी करते हैं, तो परिणाम बुरे नहीं होते। कारण क्या है इसका? बृहस्पति मैं चंद्रमा उसको को देख माफ रहा है। कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है हाँ, साथ से। तो जब कोई ग्रह देख रहा है अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि होती है पूरा वरदान वाली दृष्टि होती है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहां तो जैसे दीपक जलता है, अंधेरा रहता है, और तो जहाँ वो देखता है वहां वो वरदान, वरदान जैसे देने होते हैं ना। दृष्टि इतनी प्यारी और इतनी कृपा वाली दृष्टि होती है कि वहां गलत कुछ भी नहीं होने देगा। तो आपका चंद्रमा द्वारा कुछ भी नकारात्मकता पैदा हुई हो राहु के द्वारा भी, तो बृहस्पति संभाल लेगा। एक खास बात जो यहाँ नजर आती है वो ये, कितने भी संबंध बिगड़ जाए किसी से, आप तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं, ये ताकत आपके पास है बृहस्पति की वजह से। इस समय आर्थिक स्थिति काफी डगमगा रही है भाई जी। इस वक्त आपको बृहस्पति की दशा चल रही है और साथ में सूर्य चल रहा है, तो बृहस्पति और सूर्य दोनों, सॉरी शुक्र की दशा चल रही है, जो फरवरी 23 से और फरवरी 24 तक रहेगी। शुक्र और सूर्य दोनों इकट्ठे होकर के आपके 8वें भाव बैठे हुए हैं,
तो 8वें भाव बैठ करके ये पिछले जो आपकी संचित चीजें हैं, बल्कि संचित कर्म है आपके, जिसके माध्यम से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं आप, वो रिवील कर रहा है। यानी पिछला धन पड़ा हुआ है वो सारा निकाल देगा, पर पैसा आपके पास कहीं अज्ञात सोर्सों से मिलेगा भी जरूरी। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस में ही बोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था भी बनी हुई है। आप खर्च नहीं, करने मेरे पास तो थोड़ा है, लेकिन स्पाउस के पास कुछ भी नहीं है। वो या चिंता अपनी करनी है कि उनकी करनी है, फिर वही बात आएगी घूम के। बार बार वही कर नहीं, रहे हो, उनकी चिंता भी तो है करनी ही है नहीं, ना। चिंता दूसरे कर रहे हो आप। तो ये आप क्या कर रहे हो, जैसे लाइन बोली ना मैंने, आ बैल मुझे मार, वो वाला पॉइंट है। तो आप मत करो ऐसा, आप खुश रहिए, उनका काम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आपके हाँ, पावरफुल मैं ग्रह तो बैठे खुशी हैं, में देखो ही चला रही हूँ, जो भी है चल रहा है। सूर्य 8वें घर में 1 नंबर की राशि बैठा हुआ है मेष पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़ी सिटी में रहेंगे हमेशा। आप बड़ी सिटी में हैं और हाँ, एकाधिकार में आगरा रहेंगे। हूँ इस समय, अभी सिंगापुर वगैरह से आई हूँ अभी तो। हाँ, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्लस पॉइंट बने हुए हैं। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र आपका भाग्य की यानी 9th हाउस की दशा चल रही है, साथ में 2nd हाउस की चल रही है। तो लंबी यात्राएं करना इसी दौरान संभव हुआ है आपको। विदेश में कब, क्या बताता हूँ, 22 अक्टूबर 19 से लेकर के अब तक आप विदेश यात्रा कर चुके होंगे। तो हाँ 22 जी। 19 के बाद ही गए, पहले तो नहीं गए ना। नहीं, हाँ, तो ये पहले कभी गई थी नेपाल, तो वो तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही, वो तो कोई खास इतना वो नहीं है भारत के। खास बात नहीं है, पर तो विदेश की जो लंबी यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ वो 22 अक्टूबर 19 से ये रास्ता खुला है। पहले भी गए होंगे तो वो शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं रोल होगा, तो हाँ उसको मिल जाएगा। अंतरदशा पद अभी तो डायरेक्ट मिली हुई है, 20 सालों के लिए आपको शुक्र की दशा मिली हुई है, और शुक्र बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र पे, परिणाम केतु को दे रहा है। तो आध्यात्मिकता से ओत प्रोत कर देगा, संसार की गतिविधि में रख के दोनों दोनों बैलेंस करेगा वो, संसार भी देगा, अध्यात्म भी देगा। अब आपको चॉइस करना क्या है। संसार से तो तनाव ही मिलेगा हमेशा ही। शुक्र ग्रह नहीं, एक तरफ, संसार से दूरी कर ली है मैंने, बढ़ा हाँ, रही हूँ दूरी, अध्यात्म में जा रही हूँ। तो केतु ग्रह प्रबल हो जाएगा, और केतु ग्रह बैठा हुआ आपका 7th हाउस में बृहस्पति की राशि पे 12 नंबर पे, जो निश्चित तौर पे आपको बृहस्पति की कृपा का पात्र बनाता है। और बृहस्पति का मतलब ये होता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो बृहस्पति है, जो परमात्मा की डायरेक्ट कृपा को गुरु के रूप में प्रेषित करता है। तो आपका जीवन आने वाले टाइम में और अच्छा होता चला जाएगा। कुंडली का मैंने काफी 2 पॉइंट पे 3 कर ली बात। तो कोई और प्रश्न मन में आया तो पूछ सकते हैं मेरे से। करीब 10 साल पहले आपने कहा था आप क्या करोगे ज्योतिष सीख के, मैंने कहा कि नहीं, मैं सीखूंगी जरूर। अच्छा। हाँ, तो चाहे आप, चींटी की तरह मुझे बार बार हवा गिरा दे चाहे कुछ हो, लेकिन चढ़ूंगी जरूर मैं पहाड़ पर। तो तो ये वो समय आ गया है पूरा। हाँ, तो ये अच्छे संकेत हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हाँ मैं किसी ज्योतिष सिखाऊंगा आपको, पर कुदरती ग्रुप के अंदर आप आ गए। तो ये एक तानिया ने एक प्रश्न छेड़ा था, तो उसका जवाब है ये। क्योंकि मेरा हर, मैंने एक लाइन सीखी, हर बात में मैं हाँ कह देता हूँ जनरली। मैं हाँ इसलिए कह देता हूँ क्योंकि बिना कारण के क्वेश्चन पैदा नहीं होता। परमात्मा कुछ विशेष क्वेश्चन कर रहा है, मैं करूँ ना करूँ वो तो एक बात अलग हो जाती है, मैं हाँ एक बार जरूर कह देता हूँ। परंतु अगर मैंने कह दिया, कुछ वर्ड बोल दिए, तो वो फाइनल करने की पूरे प्रयास करता हूँ कि शब्द मुंह से निकले, पूरे हो जाए। तो ये कोई व्यवस्था बनी होती है हम सबकी, इतने सारे ग्रुप के मेंबर लगे हुए हैं, कितने प्यार से कितना समय दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये खाने पीने का समय है, रात का भोजन का, और सभी बेचारे बिल्कुल लगे इधर। तो ये सिद्ध करता है कि परमात्मा की विशेष कृपा हम सबके ऊपर है। तो केतु का प्रभाव तो है ही, सभी पे है। चलो ये बिल्कुल। बात हो गई। और कोई मेंबर आएगा? देखो ये 9:04 हो गए हैं, थोड़ी सर, देर में आपने एक बात कही थी कि ये गुरु का भाव है, नवम भाव है ना, जो हाँ जी, पैसे लेकर के शिक्षा नहीं देता है बल्कि ज्ञान का ट्रांसफर करता है। तो मुझे लगता है हम जितने भी मेंबर्स हैं उनका नवम भाव बहुत स्ट्रांग है, जो आप ये, जैसे गुरु से हमको ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है। एकदम स्ट्राइक किया था उस समय। हाँ, ये जितने मेरे समझ में ये आया है कि गुरु जिसका 10वें घर में होगा, अगर वो खुद आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, और केतु से संबंध है, क्योंकि मेरा गुरु का जो प्लेनेट है वो केतु के नक्षत्र पर है, यानी सोने में सुहागा। तो सारे तथ्य रिवील कर देगा फट से।
छुपे हुए जितने भी रहस्य सारे आउट करने में समर्थ हो जाता है। ध्यान साधना से सारा संभव हुआ। कोई 37 साल पहले शुरू जब मैंने किया, ध्यान साधना में आया, 4-5 सालों में मेरे सारे कार्य फटाफट होने लग गए। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह के कार्य में इन्वॉल्व होना होगा। मैं तो ज्योतिष वैसे सीख रहा था शौक के तौर पे, परंतु मैंने क्या बताऊँ आपको कि लंबा खेल हो गया। तो वो आप देखें, किसी भी कुंडली देखें ना, मैंने सभी खोल रखी है, बना रखी है। वर्मा साहब कुंडली देखेंगे तो इनका 9th और 10th का भाव 11वें में चला गया, 6 ग्रह बैठे इनके 11वें भाव में, तो ये भी उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। और केतु ग्रह जो है वो भी 11वें भाव बैठा हुआ है, तो लाभ दिला रहा है। सोनी जी के देखे तो 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है सूर्य के साथ, यानी दिव्य आत्मा का संयोग बोलता हूँ मैं इसको। तो ये इनकी वाणी से निकले शब्दों दूसरों के लिए एक प्रकार का बहुत मार्गदर्शन दे सकते हैं, अगर कोई इनका कहना मान ले तो। घर में जितने मेंबर अगर इनका सलाह से काम करें, या इनकी आज्ञा से करें, या इनसे हाथ फेर लें, सिर के ऊपर हाथ फेर दें आशीर्वाद के तौर पे, तो उस बेचारे का काम आसानी से हो जाएगा, जो भी सोच के चला जाएगा, क्योंकि ताकत है। ये हमारा माउंट होता है ना, बृहस्पति का माउंट होता है हाथ पे, ये हाथ फेर दिया जाए बच्चे के ऊपर तो वो परिणाम, एनर्जी हमारी ट्रांसफर होगी, तो वो काम करेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई लेडी है। और 10वें घर में शनि और मरकरी बैठे हैं, दोनों इकट्ठे ग्रह। शनि मरकरी, शनि अपने मित्र घर पे, मरकरी अपनी राशि में बैठा उच्च का होकर के, राजयोग बना हुआ कुंडली में। इसका मीनिंग ये निकलता है कि एनालिसिस पावर बहुत गजब की है, ग्रास्पिंग पावर बहुत गजब की है, बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते चीज, समझ में आ जाती बातें। ये समझ में आ जाने के बाद में, चूंकि 10वें घर में शनि बैठता है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी भी देता है, क्योंकि वो 10th दृष्टि से 7th हाउस को देखता है, और 7th दृष्टि से 4th को देखता है, तो माता को भी तकलीफ देता है, अपने सुखों को भी तकलीफ देता है। यानी जरूरत से ज्यादा मदद करना सोनिया जी के लिए खतरे से खाली नहीं है। मदद करिए किसी की 100 रुपए की, तो 100 रुपए की ही करिए। 500 की मदद करेंगे तो खुद आपको वहां से सुनने को मिलेगा कि वो 500-400 जो बेकार हो गए थे, उसके जिम्मेवार आप हैं। वो कहेंगे इन्होंने ऐसा किया था, इस वजह से ऐसा हो गया। ये नहीं कहेंगे थैंक्स के भी इन्होंने ऐसा किया था, ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें यहीं से पता लगती हैं। तो इसका तोड़ ये है, परंतु कितना भी कुछ भयंकर से भयंकर कांड क्यों ना हो जाए, बृहस्पति की दृष्टि 5वीं पड़ रही लगन पे, इनको हमेशा खुश रखेगी, संतुष्ट रखेगी, बीमार नहीं होने देगी, पूरे जीवन काल में बीमारी नहीं रहेगी। बृहस्पति इतना पावरफुल है यहाँ बैठ के। और बृहस्पति की क्वालिटी क्या है? साफ सुथरा, डिसिप्लिन तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से खाना पीना खाया जाए, रहा जाए, जो भी ऐसा किया जाए। तो ये इस कुंडली की परिभाषा होगी। इतने प्यारे ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, और 3 ग्रह इनके 8th हाउस में बैठे हैं, राहु, चंद्रमा और शुक्र। शुक्र यहाँ बैठ के ज्योतिष सिखा रहा है इनको। 8th हाउस में शुक्र बैठता है, जैसे मीनाक्षी जी के बैठा है, ज्योतिष सिखाता है। और केतु बैठा है 2nd हाउस में, वो अपने 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को, और 9वीं दृष्टि से शनि और मरकरी को, यानी एनालिसिस पावर भी करेंगे तो अध्यात्म में जा करेंगे। कोई एनजीओ भी चला सकते हैं, आने वाले टाइम में एनजीओ से जुड़ सकते हैं, दशाएं चलेंगी। इनको शुक्र की दशा चल रही है, ज्योतिष सीख रहे हैं, शुक्र में मरकरी चल रहा है, बाजादार दशा चल रही है, उसका परिणाम मिल रहा है इनको कुंडली में। और 2025 फरवरी के बाद में जीवन में बहुत सुंदर तब्दीली आएगी। विदेशों में घूमने के योग बनते हैं, जगह छोड़ के कहीं और जाने की बातें हैं। तब तक ये कुछ सीख चुके होंगे, लाभ लेंगे, आगे जनता को भी देंगे, खुद भी लेंगे। और कुंडली देखें। एक क्वेश्चन का आंसर बताना सर, जैसे आपने बोला है कि आप किसी को भी आशीर्वाद दोगे तो वो उसके मंगल हो जाएगा, ठीक है, आपके जो शब्द निकलेंगे वो पूर्ण होंगे। क्या हम भगवान की किसी जो फैसला है, भगवान जो उसके कार्मिक अकाउंट है, उसमें बाधा तो नहीं डालते? देखिए यहाँ एक क्वेश्चन, जो आपके अंतःकरण में लगता हो कि मना हो रहा है अंतःकरण से, आप मैं यहाँ एक लाइन और बोलना चाहूँगा, 10वें घर के ग्रह हो चाहे किसी ग्रह के हो, अंतःकरण में आपके खुशी फील हो रही है कुछ करने से, वो स्वतः अच्छा काम हो रहा है, उसको मान लेना चाहिए, अच्छा हो रहा है, परिणाम कुछ भी आए। अंतःकरण में थोड़ी हलचल पैदा हो गई है, तो आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए।
ये उसका खुद के पास ये टेस्टिंग, ये पैरामीटर है, थर्मामीटर है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है सर। आप करते हैं, एक तो मन से काम होता है, मन का जवाब तो यहाँ से मिल जाएगा, एक हृदय से अंदर से फीलिंग होगी, बड़े खुशी फील हो रही है करने में, तो वो जो सेवा भाव से किया गया कार्य होता है उसमें खुशी प्राप्त होती है, वो फायदेमंद रहेगा। वो आप मत सोचिए कि क्या परिणाम आएगा, परंतु आप दान, चूंकि शनि आपका 10वें घर बैठा है, बृहस्पति 9th घर बैठा है, तो वर्जित करता है धन का दान किसी को नहीं देंगे। आप देंगे तो आप पे फालतू के इल्जाम लगेंगे। आप खाद्य सामग्री दे सकते हैं, कोई वस्तु भेंट कर सकते हैं जिसका कार्यकाल छोटा हो। खाद्य सामग्री खाना खाने के 24 घंटे में वो बाहर शरीर से निकल जाती है, मैटर खत्म। पैसा देकर कोई भवन बनवा देंगे, धार्मिक स्थान में दे देंगे, तो उससे जो भी निर्माण कार्य होगा, वो निर्माण कार्य से आपको पूरे जीवन में परेशानियों का सामना खुद को करना पड़ेगा। अगर आपने एक मंदिर बनवा दिया, कोई धार्मिक स्थान बना दिया, पैसे खर्च करके पूरा का पूरा सीमेंट बजरी गारा दक्षिणा में दे दी या पैसे दे दिए, धन का दान वर्जित है आपके लिए। आप भोजन सामग्री दीजिए, खाना दीजिए, खाने की चीजें, खाने के बाद वो 24 घंटे में फ्री हो जाएगा। लंबा छोटा छोटा सामग्री जिसमें देते हैं, चलते लंगर में आप दे सकते हैं, लंगर में खाएंगे लोग, बात खत्म हो गई। इसके अलावा ठीक है सर। दान दक्षिणा देना आपके लिए सुटेबल नहीं है। हम तो बहुत देते हैं। तो देते हैं तो फिर आप परिणाम भी भुगतते हैं। कभी भुगता नहीं सर, ऐसा मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पता नहीं किस ग्रह की वजह से कभी नहीं भुगता। वो बृहस्पति बचा रहा है आपको 9th हाउस में देख के लगन पे, आप पे ऊपर इल्जाम नहीं आते, रोक देता है बीच में, कहीं आते भी तो प्रूव नहीं हो पाते। और तो मैं ये कहूँगा, जीवन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आपने कुछ दान करने की क्षमता रखते हैं तो आप वस्तुओं का दान कर सकते हैं, कैश फ्लो नहीं। और खास तौर से ठीक है सर। खाने वाला सामान फायदे में रहेगा, दूसरा नहीं। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे अब। अभी इसके अलावा हमारे पास मीनाक्षी जी को भी सोनिया, नीति जी है क्या आज? नहीं है। नहीं है। नीति जी का देखो 12वें घर में राहु बैठा हुआ है और 8वें घर में राहु बैठा हुआ है, 10वें घर में 9वें में कोई ग्रह नहीं है, परंतु बृहस्पति देख रहा है उसको 8वें घर को, तो ये ज्योतिष में थोड़ी रुचि दिखा रखा है। और वर्मा जी का हो गया, मोनिता जी का, गरिमा जी का देखें, गरिमा जी का भी क्या है, चंद्रमा केतु 10वें घर बैठे हैं। और एक कन्नू जी जुड़े हुए, इनका भी देख लेते हैं आज, इनकी कुंडली भी देखता हूँ मैं। आपका शनि ग्रह 8वें घर में बैठा हुआ है, 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, 10वें में आपका केतु और चंद्रमा बैठा हुआ है। केतु चंद्रमा बैठ करके आपको एक प्रकार से प्रोफेशन में स्थिरता तो नहीं देगा, परंतु आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी बना देगा जिस कार्य में आप लगेंगे। यानी रिसर्च करने में करेंगे काम तो बहुत फायदे होंगे आपको, कंपैरेटिवली रूटीन के कार्यों में। तो रिसर्च करना जहाँ बनता है, रिसर्च में क्या नयापन होता है, जो भी नया कार्य बदलाव के साथ होगा वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा। ये 10th हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बताया आप रिसर्च वाला कोई कार्य करिए, ऐसी लेबोरेटरी, ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्था को ज्वाइन करिए जिसमें, या फिर पीएचडी कर लीजिए। आगे कर रहे हैं पीएचडी आप? हाँ, तो पीएचडी फायदे में दे रही है आपको। पीएचडी करने के बाद आपका जीवन सुधर जाएगा, एक अच्छे लेक्चरर बन जाएंगे, अच्छा कंसल्टेंट बन जाएंगे आप। और तो आप उससे नीचे के प्रकार रह करके जॉब पसंद करेंगे तो जॉब आपको ढंग से नहीं मिलेगा, बार बार बदलना पड़ेगा, स्थिरता नहीं रहेगी। रिसर्च वर्क से जुड़ना होगा, बाद में भी पीएचडी के बाद भी रिसर्च से जुड़ना होगा आपको, अगर ढंग से जिंदगी जीनी है तो। ये बात क्लियर सर होगी हमारा आपको? भी बताइए। आपका छाया जी की कुंडली देखते हैं तो इनका देखिए क्या बात है, इनका भी केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है 10वें घर में, जैसे अभी मैंने बात की थी गरिमा की। तो जॉब वगैरह तो करते नहीं, आप जो भी करते हैं वो एक आपका प्रोफेशन है, आपने जो क्वालिफिकेशन ली है ज़्यादा ग्रेजुएट किया होगा, आगे पढ़ाई नहीं की होगी आपने। हाँ जी सर। अगर आप आगे पीजी करके
पीएचडी की होती तो जिंदगी कुछ और हो जाती। सर तो पीजी बीच में रह गई सर, हाँ किसी वो रीजन से मैं फाइनल ईयर नहीं कर सकी। हाँ, तो वो सारा पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये सारा राहु चौथे घर बैठा यहाँ भी दिक्कतें देता है पढ़ाई करने में, छुड़वाने लगा रहेगा, कंफ्यूज कर देगा। परंतु बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है जो शनि को देख रहा है लग्न बैठ करके। तो शनि लग्न बैठ करके इतना अच्छा नहीं माना जाता, आदमी को सेकुलर माइंड बनाता है, परंतु बृहस्पति ने उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, उसका नेगेटिव पार्ट को कम कर दिया। पॉजिटिव पार्ट बढ़ाने से आपका जो जीवन है एक प्रकार से दो अतियों में चला गया। या तो आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, होना तो चाहिए नदी के बीच में सफ़र करना चाहिए, मध्य मार्ग, पर आप मध्य मार्ग में नहीं होते, या तो इस किनारे पे आते हैं या फिर उस किनारे पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आकर के मानसिक जो संतुलन बिगड़ जाता है आपका, वो आपको तनाव का कारण बनता है, तो नेगेटिविटी बढ़ा देता है। जरूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान बनाता है, तो जरूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान बनना भी एक प्रकार का खतरा ही होता है। आपको सलाह दी जाती है कोई रिसर्च वर्क करिए, अब ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, इससे जिंदगी सुधरेगी आपकी, रिसर्च वर्क ही है ये। अकल्ट जो दुर्लभ है, हर आदमी को समझ में नहीं आता, और इतना आदमी लगा रहता है तो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बौद्धिक क्षमता उस लेवल की नहीं होती, एनालिसिस पावर नहीं बन पाती। तो आपका जो जीवन है अब सुंदर हो रहा है ऐसे मानिए, पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सर आप वो कह तो रहे हैं ना जुपिटर जहाँ होता है तो वहाँ चिराग तले अंधेरा, तो जैसे अब वो जिस हाँ, हाउस में बैठा है तो मतलब उसको पिता इफेक्ट नहीं कर रहा। पिता के सुख में कमी लाता है ये। पिताजी की पोजीशन क्या थी? पिताजी के बारे में क्या बोलेंगे? पिताजी हैं आपके? नहीं सर, नहीं। कब एक्सपायर हुए थे? सर 10 इयर्स हो गए। तो सुख में कमी आ गई ना आपके। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब आप पैदा हुए थे तो पिताजी को क्या बेनिफिट हुए थे? बेनिफिट पता नहीं, मम्मी तो यही कहते हैं कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस में इम्प्रूव हुआ। हाँ, जब आपकी शादी हो गई तो उनके जीवन में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई। हाँ जी। ये यहीं से जुपिटर 9th हाउस का परिणाम है। परंतु आप यहाँ बैठ करके 9th हाउस में अपने आपको ऊंचा उठाना चाहें तो ये रास्ते खुले हुए हैं, कृपा आपके हाथों से भी है। तो 9th में बृहस्पति, 10th में बृहस्पति अगर अच्छे कामों में लिप्त रहते हैं, रिसर्च वर्क में रहते हैं, देश काल में उनकी योजना में, समाज में कुछ विशेष करने का प्रयास करते हैं, तो सफलता बहुत अच्छी तरह से मिलती है। एक गुरु की भूमिका में आ सकते हैं और एक अच्छे नागरिक होकर के देश को अच्छा चिंतन दे सकते हैं। आप कुछ लिखना चाहें अच्छा लिख सकेंगे। गरीबा जी के लिए बोल रहा हूँ मैं, साथ में पीएचडी कर रही है तो फायदे की बात ही है। जितना हो सके अध्यात्म के अंदर जाके, यानी संसार की गतिविधियों से हट करके कुछ भी ऐसा नया खोज की जाए जो संसार में है, पर अब आप नया कुछ उसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसमें बड़ा सहयोग देते हैं, तो वो आपका सफलता की तरफ बढ़ेगा। मदद मिलेगी, आदर्श रूप से मिलेगी, केतु मदद करेगा करेगा, परंतु रूटीन के कार्यों में नहीं करेगा, वो खराब कर देगा, वाइंड अप कर देगा, आपके रिश्ते खराब कर देगा, आपके संबंधियों से नाराजगी हो जाएगी। आपकी कुंडली और ये जो छाया जी की एक जैसी है, दोनों में ग्रह से बैठे हुए हैं, तो रिश्ते नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे? आप एक रटी रटाए लाइन पे चल रहे हैं, एक बने बनाए रास्ते पे चल रहे हैं, तो वहां जैसा रास्ते खत्म कर देगा, वो हटा देगा कर्मों से। अगर रास्ता अलग पकड़ लेंगे जो किसी के पास नहीं है, अकेले आपके पास है, यू आर विनर। अब आपने, छाया जी ने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, पूरे खानदान में अकेली लेडी होगी जो इस तरह कार्य कर रही है, तो सफलता मिल गई ना, मन लग गया ना वहाँ पे। आप पीएचडी कर रहे हैं गरिमा जी, तो कुछ अलग से काम कर रहे हैं, पूरे खानदान में अलग से होंगे, तो ये काम आपको सबसे इम्प्रूवमेंट देगा। हाँ, नहीं करेंगे। हम्म,
कोई बात नहीं, आप थोड़े वर्डली डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर आपका मोटो वही रहना चाहिए जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया, फंडामेंटल। रिसर्च में अपना जितना ध्यान देंगे आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो कन्नू जी, सर्च का मतलब होता है जो पहले से नहीं है और आप अज्ञात की तरफ जा रहे हैं, अननोन, टू फाइंड द अननोन, उसमें सफल हो जाएंगे आप। हाँ, पक्का होगा, पक्का। उसके लिए डिग्री आपके पास आ रही है ना, इसलिए पहले नहीं होगा, डिग्री आने के बाद होगा। अब कन्नू जी से बात करते हैं। इनकी कुंडली में 10वें घर में शनि बैठा हुआ है। 10वें घर में शनि बैठा, 9th में कोई नहीं है। तो अब 10th का जो शनि होता है वो अथॉरिटेटिव देता है। इनके नाम से कोई कारोबार चल रहे हैं जिसपे सिग्नेचर इनके चलते हैं, इनके नाम से कारोबार चल रहे हैं, सिग्नेचर से खूब पैसा कमाते हैं। ये 10th हाउस की क्वालिटी होती है कि वहाँ शनि बैठ जाएगा तो बहुत बड़े कारोबार में लिप्त करा देगा उसको। अब वो कारोबार कौन सा होगा वो मैटर दूसरा हो जाता है। अभी वो शायद लेफ्ट कर गए हैं, हाँ ग्रुप जी में नहीं सर, है। नहीं है, पुरुषोत्तम जी हैं। हाँ जी। तो अब क्या है, 9:22 हो गए हैं, बंद भी करें, चलता रहे प्रोग्राम में। पुरुषोत्तम जी की कुंडली देख लेते हैं, पीडी गोयल साहब की। पीडी गोयल साहब अंतिम, फिर इसको बंद करेंगे अपने। पुरुषोत्तम जी की कुंडली में भी 10वें घर में शनि बैठा है, उच्च का होकर के 9th में चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। सुन रहे हैं पुरुषोत्तम जी? अनम्यूट करिए आप। नहीं कर रहे जी। देखो, शनि बैठ करके आपको एक अथॉरिटेटिव बना के बैठा हुआ है। आपके सिग्नेचर की वैल्यू है ना, जी आपकी सिग्नेचर से राजकीय कार्यों में मदद मिलती है। अच्छा जी। और चंद्रमा बैठा है आपका 9th और शुक्र के साथ में 9th हाउस में, जो जी आपको खाने पीने से लेकर के घूमने फिरने का शौक पैदा करता है। अच्छा जी, ऐसा ही होगा। होगा जी, बिल्कुल ठीक है। तो शनि आपका बड़ा पावरफुल है। ए कैटेगरी है ना आप तो? हाँ जी, ए कैटेगरी जी। हाँ, तो पावर अभी आप जितने बड़े बड़े काम करना चाहेंगे कर सकेंगे। पर जी एक बात यहाँ खास है, शनि यहाँ बैठ के चेतावनी भी देता है। अच्छा जी। 100% ईमानदारी से कार्य करेंगे तो शनि के प्रभाव बड़े कई गुना बढ़ जाएंगे। नहीं पता हो रहा है जी। अगर आदमी किसी अनवांटेड एक्टिविटी में लिप्त पाए जाते हैं तो सस्पेंड भी करा देता है, जी 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 जी। जेल भी ये भिजवा, क्योंकि तीसरी दृष्टि से जेल को देख रहा है ये, तो वहाँ हाँ जेल जी। का बंदोबस्त भी करता है। शनि ग्रह 10वें घर बैठ करके 12वें घर को देखता है तीसरी दृष्टि से, अच्छा जी। तो वो जेल का घर है 12वां, वो अगली बार बताएंगे। अच्छा अच्छा जी। तो लोग सस्पेंड हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। ये 10th हाउस में कुछ कमियां होती तो ऐसा होता है। जी जब ग्रह दशा आती है तो कुछ ना कुछ कार्य करती है। वर्तमान में आपको मरकरी की दशा चल रही है 9th हाउस की, जी पर मरकरी बैठा हुआ है आपका 6th हाउस में। तो हेल्थ वगैरह का इशू है, बनता है। हेल्थ आप ठीक रखें, अपना ख्याल रखें। लंबी आंत का जी जो आपकी तरफ है उसके लिए मैं कहूँगा कि हरे फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनाज का ठीक। इस्तेमाल कम करें, वगैरह वगैरह। बाकी परमात्मा का चिंतन करें। और कोई बात होगी तो देख लेंगे। तो आज की ठीक मीटिंग है को जी, हम यहीं समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया है। गरिमा जी कोई बात रिकॉर्डिंग करके भेजेंगी। सबका बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे सबकी कुंडलियाँ चेक भी होती हैं और कंफर्मेशन मिलता रहता है साथ साथ। जी 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 जी। पढ़ने का, समझाने का जो अनुभव है मेरा, वो थोड़ा और रिफाइन हो रहा है। मेरा भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी ठीक लग रहा है। मैं भी सीख रहा जी हूँ बात जी करते जी जी, करते। बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने जी से ज़्यादा सीखा जाता है। जी 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 क्योंकि आपने तो क्वेश्चन फट से बोल देना, मैं जवाब कहाँ से लाऊंगा? जी तो जी मुझे जी जी जवाब कुछ पहले से होंगे, अनुभव होएगा मेरा, तो उसमें से कुछ और मॉडिफाई करके बताया जाएगा। ये है सारा। जी 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 तो मैं चाहता हूँ कि टफ से टफ क्वेश्चन पूछे जाएं, जवाब मिल जाएगा उसका, क्योंकि जी जवाब जी देने वाला कोई है।
कोई है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कोई है, अंतर्गत बात आ रही है। हमें उसके याद में समय डेली बिताना चाहिए, जो सबका मालिक है, जो सबका पिता जी। है। मालिक जी। शब्द तो थोड़ा गलत बोला जाएगा, जो सबका पिता है, तो पिता से रोज़ाना मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो जीवन शक्ति है, उसी के इरादे से चले। जैसा वो चाहे जी। वैसे काम हो, हमारी इच्छा एक भी पूरी ना हो, सारी इच्छा उसी की जी। पूरी हो, पर वो पूरी करने के लिए हमें उसको समर्पित होके बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो इस शरीर जी। से उसके माध्यम से काम होंगे, तो सारे काम सफल अच्छे हो जाएँगे ना, गारंटी हो जाएगी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, सह प्रेम, थैंक प्रणाम। यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।